नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के सप्तम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। कर्क लग्न प्रथम भाव में यदि 4 नंबर है तो इसका मतलब होता है ये कर्क लग्न है। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होता है, द्वितीयेश होता है। द्वितीयेश होकर जब ये सप्तम भाव में बैठता है और अपने शत्रु की राशि में बैठता है तो विशेष रूप से सप्तम भाव को बहुत ज़्यादा पीड़ित करने वाला बन जाता है, बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला बन जाता है। द्वितीय भाव होता है मारक भाव। हमने जब लघु पाराशरी पढ़ी थी तो इसकी विस्तार से चर्चा करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम भावात भावम नियम के अनुसार तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है। तो ये दोनों ही मृत्यु भाव हैं। इन दोनों के व्यय भाव, इट मीन्स कि तृतीय भाव का व्यय भाव द्वितीय भाव और अष्टम भाव का व्यय भाव सप्तम भाव, ये दोनों ही मारक भाव होते हैं। अब स्थिति क्या बनती है कि मारक भाव का स्वामी जब अगेन मारक भाव में बैठ जाता है तो विशेष रूप से मारक बन जाता है और वो भी अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये और ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। द्वितीय भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको तो ये अशुभ कर ही देगा, सप्तम भाव के जो कंटेंट्स हैं उसको भी अशुभ कर देगा और सूर्य स्वयं भी अशुभ हो जाएगा। तो तीनों ही परिस्थिति में, तीनों ही स्थितियों में यह सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। द्वितीय भाव के कंटेंट्स होते हैं परिवार का कारक है, कुटुंब का कारक है, धन संचय का कारक है। व्यक्ति का धन संचय नहीं हो पाएगा, परिवार में उसकी बन नहीं पाएगी, पिता से उसके मतभेद रहेंगे, कुटुंबी जनों से किसी भी तरह का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा, परिवारी जन व्यक्ति से द्वेष भाव रखेंगे। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव के जो भी कंटेंट्स हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं, देखिए सप्तम भाव होता है जीवन साथी का। जीवन साथी से संबंधित मतलब इस कुंडली में अगर देखें जो सूर्य की स्थिति है वो एक तरह से डाइवोर्स का ही योग बनाने वाली बन जाती है। बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं पति और पत्नी में, वैचारिक मतभेद भी होते हैं, एक पूरब तो एक पश्चिम, ऐसी स्थिति है। तो सूर्य पूर्व का कारक होता है और शनि जिसकी राशि पे ये स्थित है ये पश्चिम का कारक होता है। जब हमने दिशाओं की बात करी थी, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की बात करी थी उसमें दिशाओं की भी बात करी थी, तो आपको ये बताया था कि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी होता है। तो इसी प्रकार की स्थितियाँ पति और पत्नी में भी होती है, जीवन साथी में भी होती है। तो इन दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है एक चीज़। दूसरी बात, पार्टनरशिप में धोखे का योग बनाता है। व्यक्ति बिजनेस पार्टनरशिप जरूर करेगा और उसमें वो उसको धोखा मिलेगा, बड़ा नुकसान होगा। ये एक बहुत पावरफुल योग बनता है। यहाँ पे ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप साझेदारी ना करें, आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। व्यक्ति करेगा और उसमें धोखा भी मिलेगा क्योंकि सूर्य अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ पावरफुल हो चुका है, तो साझेदारी टूटेगी, नुकसान होगा। तीसरी चीज़, ये भाव व्यक्ति की रेगुलर इनकम का है। रेगुलर इनकम उसको जीवन में प्राप्त हो नहीं पाएगी। जो व्यक्ति की आय का स्रोत होगा वो ऑल ऑफ सडन वाला होगा, जैसे 15 दिन में एक बार पैसा आ गया, 6 दिन में एक बार पैसा आ गया, कभी कभी 2 या 3 महीने में इकट्ठा पैसा आ गया, तो उसी से उसकी व्यवस्थाएं चलेंगी। तो इस प्रकार के भी योग बनाता है। तो रेगुलर इनकम की संभावना बनती नहीं है। व्यक्ति को इस प्रकार की कुंडली में व्यापार करने की सलाह नहीं दी जाती, व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करेगा तो जरूर और नुकसान भी उठाएगा। इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें व्यक्ति को जॉब ही करना प्रेफर्ड करना चाहिए, प्रायोरिटी उसको जॉब को देनी चाहिए। सूर्य नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव तीनों ही भावों का कारक भी होता है। तो नवम भाव के सापेक्ष अगर इस सूर्य को देखें तो यह नवम भाव से 11वें भाव पर स्थित है, तो व्यक्ति को भाग्यशाली तो बनाता है, व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। तो जैसे यहाँ पे हम पार्टनरशिप की भी अगर बात कर रहे हैं तो धोखा मिलेगा, नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच जाएगा, नुकसान कम होगा उसको, तो भाग्य इसका साथ देने वाला होगा। अन्य क्षेत्रों में भी व्यक्ति भाग्यशाली होगा। अगर ये 10th हाउस के सापेक्ष अगर बात करें तो 10th हाउस में व्यक्ति
जल्दी उम्र में या फिर एक सही आयु में सेटल्ड हो जाता है। देखिए इफ़ेक्ट्स बहुत पॉजिटिव तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हम कारक की बात कर रहे हैं, नवम भाव के सापेक्ष देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि ये शत्रु राशि में स्थित है। शत्रु राशि पे स्थित होने के कारण भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन रुकावटें आएंगी। इसी प्रकार से प्रोफेशन का लाभ तो मिलेगा, लेकिन रुकावटें आएंगी, इजी गोइंग प्रोफेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से लग्न का भी कारक है, लग्न के सापेक्ष देखें तब भी सूर्य अपने से शत्रु राशि में स्थित है, तो लग्न के सापेक्ष भी इसकी जो स्थिति है वो सामाजिक रूप से बदनामी का कारक बन जाता है सूर्य। प्रथम भाव के सापेक्ष भी इसकी स्थिति बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ नामी व्यक्ति तो होगा, बुराइयां होंगी व्यक्ति की, लेकिन नामी व्यक्ति होगा, समाज में पहचान होगी उसकी। यदि सप्तम भाव के सापेक्ष देखें तो इसकी दृष्टि सीधे लग्न भाव पे पड़ रही है, तो सूर्य के जितने भी नेगेटिव कंटेंट्स हैं लग्न को प्रदान ये कर देता है। तो यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि भी दिखाता है, धैर्य की कमी दिखाता है, कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर की भी कमी दिखाता है। ओवरऑल इस कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, पॉजिटिव फल करने वाला नहीं बन पाता। चलिए अब हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। एक बहुत इफेक्टिव उपाय आपको करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले तो इसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, इसको मूव कराना पड़ेगा किसी अन्य हाउस में। इसके लिए सबसे इफेक्टिव जो उपाय है, सबसे पहले तो यही है कि 43 डेज गेहूं मंदिर में दान किए जाएं, जिससे कि ये नवम भाव को क्लिक करने लगेगा। 43 दिन गेहूं के साथ मंदिर में प्रवेश करें और वहाँ पर गेहूं को छोड़कर आप वापस आ जाएं। कुछ दक्षिणा चाहें तो आप रख सकते हैं। तो ये उपाय अगर आप 43 डेज करेंगे, रविवार से आपको प्रारंभ करना है, तो ये 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा। इसकी सप्तम भाव से जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, गले में सूर्य यंत्र धारण कर सकते हैं, जिससे कि यह अपनी शत्रु राशि से हटके अपनी मित्र राशि में स्थित हो जाएगा। तो जो बदनामी है या फिर मान प्रतिष्ठा सम्मान की हानि है, उसमें ये पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा। सूर्य से संबंधित रोगों को ये ख़त्म करने वाला भी बनेगा। हालांकि देखिए मार्केश होके ये लग्न में हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति से तो बेहतर हो जाएगा ये। इसी के साथ चाहे ये उपाय करें आप, गले में यंत्र धारण करने वाला करें, चाहे आप गेहूं मंदिर में दान करने वाला करें, दोनों ही स्थितियों में आपको किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन तो कराने ही पड़ेंगे, कराने ही चाहिए। और देखिए जाप और हवन आपको इसके 4 चरणों में कराने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये यदि ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके जीवन साथी से या पति या पत्नी से किसी तरह के द्वेष है या फिर स्थितियाँ विघटन की तरफ पहुँच गई है, सेपरेशन की तरफ पहुँच गई हैं, तो आपको सूर्य के 4 चरणों में उपाय कराने पड़ेंगे। बहुत समय से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं तनाव वाली या जीवन साथी से तनाव वाली, तो उपायों के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से एक लिमिट तक ये कम हो सकती है। उसको समय भी लगता है, जब पुरानी बीमारी हो जाती है तो उसको क्योर होने में समय लगता है। तो कम से कम ऐसी स्थिति में यदि रिश्ता पहुंच गया है कि अब बात बन ही नहीं सकती, तो कम से कम आप कोर्ट कचहरी और जेल की यात्रा से बच सकते हैं। तो 4 चरणों में करा लेना चाहिए, जिससे कि इसका पूर्ण लाभ व्यक्ति को मिल जाए, पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाए। यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से पूर्व ही सूर्य से संबंधित उपाय करा लेने चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य को जल देना या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना या सूर्य के जाप करना, इन तीनों ही उपायों में से कोई भी स्वयं नहीं करना है। आपको कोई भी सूर्य का उपाय स्वयं नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य विशेष रूप से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो जब आप इसका स्वयं उपाय करेंगे, तो जब ये टर्न करता है ना कोई भी ग्रह, तो उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। सूर्य जैसा ग्रह जो बहुत पावरफुल होकर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो किसी की आप कुंडली अगर देखते हैं तो उसको ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि कोई उपाय वह स्वयं करे। केवल गले में यंत्र धारण कर सकते हैं, उसमें भी ये कंडीशन है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन भी कराते रहें, तब ये धारण किया जा सकता है। तो जिससे इसकी फाइनेंशियली पोजीशन भी सुधरेगी व्यक्ति की, और पारिवारिक जीवन भी सुलझेगा, वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा, या कम से कम एक सही अच्छे मोड़ पर जाकर ख़त्म होगा। देखिए यहाँ पर जब हम विवाह की इतनी लंबी हमने चर्चा करी, तो एक चीज़ और आपको हम क्लियर कर दें
कि जब हम विवाह देखते हैं तो हम देखते हैं सप्तम भाव से किसी भी व्यक्ति का विवाह, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जब उसकी डाइवोर्स हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है, उसके बाद जब द्वितीय विवाह होता है ना, तो वो देखा जाता है यहाँ से तीसरा भाव, इट मीन्स कि नवम भाव। नवम भाव में क्या स्थिति है, उसके आधार पे डिसाइड होता है कि दूसरा विवाह कैसा रहेगा। और तीसरे विवाह की अगर बात आती है, गॉड फॉरगेट, यदि ऐसी, भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति है, लेकिन यदि तीसरे विवाह की यदि बात आती है, किसी की भी कुंडली में हम बात कर रहे हैं, हम ये नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम इस कुंडली के परिप्रेक्ष्य में उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, तो इस कुंडली के तो द्वितीय विवाह की बात कर सकते हैं, लेकिन एक अन्य बात हम कर रहे हैं, यदि किसी का तृतीय विवाह की हम बात करते हैं तो यहाँ से फिर अगेन तीसरा 11th हाउस से हम तृतीय विवाह देखेंगे, फिर यहाँ से फिर तीसरा, फिर चतुर्थ विवाह, फिर पांचवा विवाह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम विवाह जो नेक्स्ट होने वाला है उसकी स्थिति और परिस्थिति को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी सफलता का आकलन भी कर लेते हैं। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पत्नी की छोटी बहन या पति का छोटा भाई, तृतीय भाव, यहाँ से तीसरा भाव द्वितीय विवाह, ठीक है। तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न में सूर्य यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न में यदि सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।